अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पुटेशन। ठीक है, तो इम्पुटेशन हमारे पास क्या होती है और उसकी मतलब कितने टाइप्स होती है, क्रोनिक और एक्यूट। ठीक है, और उसके लिए हम फिर आर्टिफिशियल जो प्रोसेसेस यूज़ करते हैं वो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, और ये लेक्चर इंशाल्लाह इम्पुटेशन और ओस्टियोपोरोसिस पे बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं ऑब्जेक्टिव ओस्टियोपोरोसिस। हमारे पास यही है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू डिफाइन इम्पुटेशन, पर्पस ऑफ इम्पुटेशन, लिस्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पुटेशन इन डिफरेंट इम्पुटेशन साइट्स, explain the diagnostic procedure for imputation in nursing care, prepare nursing care plan for patients with imputation, describe complication of imputation। ठीक है, तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम एक एक कवर करेंगे तो इंशाल्लाह। तो आते हैं imputation हमारे पास इज़ द रिमूवल ऑफ अ बॉडी पार्ट्स यूजुअली इन एक्सट्रीमिटी। देखिए हमारे पास जब एक्सट्रीमिटी में मतलब कोई भी पार्ट हम रिमूव कर लेते हैं बॉडी से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्पुटेशन। ठीक है, तो एम्पुटेशन हमारे ठीक है, तो हमारे पास एम्पुटेशन इज़ यूज टू रिलीव सिम्टम, इम्प्रूव फंक्शन एंड सेफ और इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए हमारे पास एम्पुटेशन हम उस वजूहात की वजह से करते हैं कि कोई भी मतलब उसको पेन वगैरह होती है या कोई भी ऐसा डिसकम्फर्टेबिलिटी एक पेशेंट को होती है, ठीक है, तो उसको रिलीफ होने के लिए हम एम्पुटेशन करते हैं। ठीक है, ताकि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना, मतलब जो पेन की परसेप्शन होती है वो कम करने के लिए हम एम्पुटेशन करते हैं। ठीक है, फिर द साइट ऑफ एम्पुटेशन इज डिटरमाइंड बाय द 2 फैक्टर। देखिए हमारे पास जब कोई भी हम एम्पुटेशन करते हैं तो ये 2 पॉइंट को डायरेक्टली आपने चेक करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपने एम्पुटेशन वगैरह ये चीज़ें करवाना है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हमारे पास कि आपने क्या चेक करना है, सर्कुलेशन चेक करना है, सर्कुलेशन इन द पार्ट्स इन। ठीक है, सबसे पहले आपने सर्कुलेशन को चेक करना है कि जो जगह हम एम्पुटेट करते हैं मतलब रिमूव करते हैं बॉडी से, तो उस जगह पर मतलब अगर सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं हो रही है मतलब फिर वो हम क्या करते हैं, एम्पुटेशन करते। दूसरी पिक्चर वो करते हैं कि फंक्शनल यूजलेसनेस होती है। ठीक है, मतलब वो एरिया जो मतलब ज़्यादातर जो, ठीक है, तो फिर आपने क्या चेक करना है, मतलब वो जगह जो यूज़फुलनेस क्या हो, मतलब वो जगह जो आपकी यूज़ में ज़्यादातर नहीं हो। ठीक है, मतलब वो तो यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो कि उसकी जो नर्व सप्लाई या वगैरह सर्कुलेशन ये चीज़ें अगर स्टॉप हुआ हो तो फिर आपने क्या करना है, देखें कि दैट इज़ मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, देखिए उस जगह को आपने इम्पुटेट करना है कि उसको सर्कुलेशन मतलब क्या है कि अगर सर्कुलेशन नहीं हो, ठीक है, दूसरी वही कि उसको मतलब वो जो फंक्शनल था वो फंक्शन अभी नहीं करते। ठीक है, तो उसी वजह से और ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस हमारे पास वो चीज़ होती है जो आर्टिफिशियल हम लगाते हैं कि इंसान को, ठीक है, मतलब वो अपर एक्सट्रीमिटी में हैंड्स वगैरह हो, ठीक है, जो आर्टिफिशियल होती है, और या लोअर एक्सट्रीमिटी में हो, ठीक है, लेग्स वगैरह आर्टिफिशियल हम लगाते हैं। बाद में हम पिक्चर आपको दिखाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं कि अपर एक्सट्रीमिटी में जो एम्पुटेशन इंक्लूड होती है वो हमारे पास द एबव द एल्बो एम्पुटेशन हम करते हैं। ठीक है, तो ये वो रीजन होती है, ठीक है, जो स्पेसिफिक एरिया पे हम एम्पुटेशन करते हैं। एम्पुटेशन तो आपने जान लिया ना कि एम्पुटेशन हम रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट्स को कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट्स पे कि बिलो द एल्बो एम्पुटेशन। ठीक है, तो बिलो द एल्बो भी हम एम्पुटेशन करते हैं, समझ गए स्टूडेंट। और जो रेस्ट डिस आर्टिकुलेशन होती है, तो डिस आर्टिकुलेशन हम उस पॉइंट को कहेंगे, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपने याद रखना है कि डिस आर्टिकुलेशन जो एम्पुटेशन हम जॉइंट पे करते हैं उसको हम डिस आर्टिकुलेशन कहेंगे। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। तो टर्म यूज फॉर एन एम्पुटेशन थ्रू द जॉइंट, ठीक है, और जो हमने आपको बात की। ठीक है,
तो केम्यू ज़्यादातर जो है एमसीक्यू इसी तरीके से ही उठाते हैं, समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि शोल्डर डिस आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो शोल्डर की जो शोल्डर जॉइंट होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, तो उस जगह पे अगर एक पर्सन ने आर्टिकुलेशन की, मतलब एम्पुटेशन की, ठीक है, तो उसको हम शोल्डर डिस आर्टिकुलेशन कहते हैं। और जो फिंगर एम्पुटेशन होती है, ठीक है, तो ये दो नॉर्मल होती है, ठीक है, मतलब नॉर्मल इसी तरीके से नहीं, ये तो एबनॉर्मल है, एम्पुटेशन है ये एबनॉर्मल, ठीक है, लेकिन जब फिंगर पे करते हैं तो उसको हम फिंगर एम्पुटेशन कहते हैं, समझ गए स्टूडेंट्स। तो आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन होती है इंक्लूड, ठीक है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप केम्यू नोट्स एंड लेक्चर अहमद पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको पहुंच जाए, ठीक है। तो आते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास हिप डिस आर्टिकुलेशन होती है, मतलब हिप जो होती है, तो द सेपरेशन ऑफ द टू बोन एट देयर जॉइंट्स, इसको हम डिस आर्टिकुलेशन हो। तो पहले क्लियर हुआ, हिप पे हम करते हैं एम्पुटेशन, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी में, और दूसरी जो है हमारे पास अबव द नी एम्पुटेशन करते हैं, समझ गए स्टूडेंट्स। और नी डिस आर्टिकुलेशन भी हम करते हैं। और जो फोर्थ नंबर है वो हमारे पास बिलो द नी एम्पुटेशन करते हैं, समझ गए स्टूडेंट। और 5 नंबर जो होती है वो हमारे पास हेमोपेल्विक्टोमी। हेमोपेल्विक्टोमी वो टर्मिनोलॉजी है कि जब सारी जो एक साइड पे जो पेल्विक एरिया होती है, ठीक है, वो एक साइड की पेल्विक एरिया सारे जो है टोटली हम जब रिमूव करते हैं ना, तो उसको हम हेमोपेल्विक्टोमी कहते हैं, समझ गए स्टूडेंट। हेमी हाफ को एक कहते हैं, पेल्विक को कहते हैं, और एक्टोमी जो है वो रिमूवल को कहते हैं, समझ गए स्टूडेंट्स। फिर आते हैं कि ये वो जगह है जो अपर एक्सट्रीमिटी में और लोअर एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, एल्बो जो एल्बो डिसआर्टिकुलेशन, और बिलो एल्बो के बिलो एल्बो आर्टिकुल मतलब एम्पुटेशन, रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन, हैंड एंड फिंगर क्या कहते हैं कि एम्पुटेशन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी था, और ये हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी है, तो हेमोपेल्विक्टोमी कहते हैं। हेमोपेल्विक्टोमी वो होती है जो सारे एक साइड जो होती है, ठीक है, वो हम रिमूव कर लेते हैं इसे, ठीक है, एक साइड, उसको हम हेमोपेल्विक्टोमी कहते हैं। फिर हिप डिसआर्टिकुलेशन होती है, अबव नी जो एम्पुटेशन है, ठीक है। तो ये वो एरिया होती है, ठीक है, जो जिस जगह पे अगर कोई भी मसला आ जाए, ठीक है, तो फिर हम इस एरिया में एम्पुटेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक उसने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बिलो अपनी एंकल सेम जो होती है, ठीक है, और ट्रांस जो मीटा टार्सल होती है, ठीक है, टॉयज़ वगैरह, ठीक है, तो ये सब हम एम्पुटेट करवा सकते हैं। फिर आते हैं कि इंडिकेशन ऑफ एम्पुटेशन। तो इंडिकेशन हाँ का मकसद ये है कि हम किस मतलब जगह जो होती है, मतलब यूज़, ठीक है, एम्पुटेशन यूज़ करते हैं। तो इंडिकेशन ऑफ एम्पुटेशन, एक्यूट डिजीज़ प्रोसेस, अगर एक एक्यूट डिजीज़ हो तो उसमें जो है हमारे पास क्या होती है, ये एक्यूट डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन को ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए, ट्रॉमेटिक इंजरी वो इंजरी होती है जो कि एक मशीन की वजह से, बाईसाइकिल की या एक्सीडेंट्स की वजह से, या डायरेक्टली इसी चीज़ों से जब एक पर्सन को लग जाते हैं ना, तो उसको हम ट्रॉमेटिक इंजरी कहेंगे, ठीक है। तो कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजरी लीडिंग टू एम्पुटेशन इंक्लूड दोज इन्वॉल्विंग मोटरसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल फार्म मशीनरी, ठीक है। तो इस चीज़ों की वजह से कोई भी एक्सीडेंट आकर हो जाए, ठीक है, उसकी हाँ जो हम मतलब एम्पुटेशन यूज़ करते हैं वो हमारे पास ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, समझ के स्टूडेंट। फिर आते हैं कि थर्मल इंजरी, मतलब थर्मल जो हीट की वजह से कोई भी जगह जो है वो क्या हो जाए, वो डिजीज़ प्रोसेस में, या मतलब ये ख़राब हो जाते हैं ना, तो फिर हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये एक्यूट में आते हैं। प्रोस्टेबाइट जो होते हैं, प्रोस्टेबाइट वो होते हैं जो एक जगह को बहुत ज़्यादा जो है कूल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से स्किन वगैरह की इंटीग्रिटी और सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ होती है। फिर जो इलेक्ट्रोक्यूशन होती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह एक पर्सन को लग जाती है ना, तो उस जगह की जो आर्टरीज वेन होती है ना, तो वो ब्लॉक हो जाती है, और इस जगह जो जगह
इलेक्ट्रिकल की वजह से शॉक हो जाती है, शॉट उसको लग जाती है ना, तो उस जगह डायरेक्टली ब्लैक कलर हो जाती है। ठीक है, आपने देखे हो ना। फिर आते हैं कि बर्न, अगर बर्न एरिया हो तो ये भी हमारे पास थर्मल इंजरी में आती है और ये हम एक्यूट डिजीज़ प्रोसेस एम्पुटेशन करते हैं। ठीक है, फिर मेलिग्नेंसी, कोई भी कैंसर वगैरह जो है वो स्टार्ट होने वाले होती है ना, तो उस जगह जो है ये भी हमारे पास एक्यूट प्रोसेस होती है, डायरेक्टली हम एम्पुटेशन करते हैं। फिर आते हैं कि क्रोनिक डिजीज़ प्रोसेस होती है, तो ये वो डिजीज़ होती है जो प्रोलॉन्ग टाइम के बाद जो है वो हम इसके लिए एम्पुटेशन वगैरह की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ रिजल्टिंग इन इस्कीमिया। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज रिजल्टिंग इन इस्कीमिया गैंग्रीन, अ कंडीशन ऑफ द ब्लड वेसल दैट लीड टू नर्विंग एंड हार्टिंग ऑफ द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द एक्सट्रीमिटी। देखिए हमारे पास पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर से होती है, मतलब लेग्स हो जाए, हैंड हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस एरिया में कोई भी मतलब ब्लड वेसल की ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है ना, तो उस जगह पे इस्कीमिया आकर होती है। इस्कीमिया वो कंडीशन होती है जिस जगह पे कोई भी ब्लड की सप्लाई से सही तरीके से नहीं हो रहा हो। ठीक है, और जब एक जगह को सही तरीके से ब्लड नहीं जा रहा हो तो फिर ये गैंग्रीन बन जाती है, और गैंग्रीन हमारे पास उस जगह को जो क्या हो जाती है वो मुकम्मल तरीके से ब्लैक कलर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमने जो पहले 2 फैक्टर पढ़ा था कि आपने सर्कुलेशन को चेक करना है और उसकी फंक्शनलेसनेस को चेक करना है। ठीक है, तो ये रीज़न था कि अगर एक जगह को ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो ठीक है, लेकिन अगर एक जगह को ब्लड नहीं जा रहा हो तो उस जगह पे इस्कीमिया अकर होती है, और इस्कीमिया के बाद गैंग्रीन अकर होती है, और उस गैंग्रीन जो है वो मूवमेंट करते हैं, मतलब वो अब ऊपर जो ठीक एरिया होती है उसमें आ जाती है और उस जगह को भी अपने साथ ख़राब करते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से हम जो लोअर एक्सट्रीमिटी होती है वो पेरिफेरल में हम काट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उसको रिलीफ भी मिल जाए और अदर एरिया को ख़राब ना किया जाए। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि डायबिटीज मेलिटस रिजल्टिंग इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी लीडिंग टू प्रेशर अल्सर। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन अकर होती है। फिर हम क्या करते हैं कि डायबिटीज मेलिटस की वजह से जो है एक पर्सन को जब डायबिटीज मेलिटस होती है तो डायबिटीज मेलिटस ये क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, मतलब ये बहुत टाइम के बाद जो है वो एक पर्सन को अकर होती है। और इस डायबिटीज मेलिटस में क्या कर लेते, फिर उसकी जो 3 अदर टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटिक्स मेलिटस वो होती है जो कि आपकी बॉडी सही तरीके से या तो ग्लूकोज पैकअप नहीं करते या प्रोडक्शन में कोई मसला हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी वो होती है जो आपकी नर्व सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। आपने देखे हो ना कि जिस पर्सन का डायबिटीज़ होती है वो कोई भी पेन वगैरह को सेंसेशन नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो जब एक रीजन में वो पेन वगैरह ये चीज़ें सेंसेशन नहीं करते ना, तो फिर हम उसको एम्पुटेशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि 3rd नंबर पे जो क्रोनिक डिजीज़ प्रोसेस होती है वो हमारे पास इन्फेक्शन होती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन हमारे पास ओस्टियोमाइलाइटिस जो होती है ना, ओस्टियोमाइलाइटिस, तो बोन इन्फेक्शन को हम कहते हैं। तो डायरेक्टली जो ये चीज़ अगर होती है तो हम एम्पुटेशन करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, हम इसके लिए क्या करवाते हैं जब कोई भी मतलब एम्पुटेशन करते हैं ना, तो उसके लिए प्रोसेस कैसे करवाते हैं इंटरवेंशन। तो एक हमारे पास है कि टेस्टिंग सर्कुलेशन, मतलब एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। ठीक है, तो इन्वेसिव प्रोसीजर में हम ये करते हैं ना कि एंजियोग्राफी करवाते हैं। एंजियोग्राफी हमारे पास वो प्रोसीजर होती है जो हम क्या कि एक कलर टाइप्स के एक चीज़ जो है वो हम इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल में, और देखते हैं कि ब्लड वेसल में किन किन एरिया की जो है वो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं ना, तो उस जगह पे वो डाइज नहीं गया हो, और जिस जगह में ये डाइज चलते हैं, ठीक है, एक कलर सा हम देते हैं ना, तो वाइट कलरेशन जो है, तो ठीक है,
कि हम उस पे विजुअलाइजेशन करते हैं कि जिस जगह को कोई भी जो वाइट कलर होती है वो आते हैं तो ये वो ओपन एरिया होती है ब्लड वेसल में, मतलब वो ब्लैक वगैरह नहीं होती, ब्लैकेज वगैरह नहीं होती, ठीक है। लेकिन जिस जगह पे कोई भी मतलब डार्क रेड कलर आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो ब्लैक ही होती है, ठीक है। तो एंजियोग्राफी हम इसलिए करते हैं। फिर आते हैं कि जो टेस्टिंग सर्कुलेशन में नॉन इन्वेसिव है, तो नॉन इन्वेसिव में हम 2 टाइप्स के मतलब ब्लड प्रेशर होती है, ठीक है। एक हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है, ठीक है, तो ये एंकल की होती है। एक एंकल और ब्रेकियल इंडेक्स होती है, ठीक है। तो उसको हम ये नेम देते हैं जे कि एंकल और ब्रेकियल इंडेक्स, मेजरिंग द रेशियो ऑफ द एंकल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, टू द ब्रेकियल सिस्टोलिक जो होती है ब्लड प्रेशर। इन अ हेल्थी क्लाइंट द एंकल सिस्टोलिक शुड बी ग्रेटर देन बी द सेम और स्लाइटली हायर देन द ब्रेकियल। तो देखिए कि ये जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होती है तो ये हम मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो 2 एरिया के हम चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास एंकल और दूसरी जो होती है वो हमारे पास ब्रेकियल, ठीक है। तो एंकल में हमारे पास जो प्रेशर होती है, ठीक है, वो थोड़ा क्या होती है, ज़्यादा होती है या सेम होती है, ठीक है, विद द ब्रेकियल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो एंकल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है और जो ब्रेकियल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है वो कम होती है, ठीक है। ज़ाहिर बात है ना, क्योंकि जो एंकल होती है, एंकल में क्या होती है, एंकल में हमारे पास जो सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी होती है, मतलब जो खाल मसल होती है, जो वीनियस सर्कुलेशन होती है, तो वीनियस ब्लड वो हमारे हार्ट को रिटर्न करते हैं ना, तो इसीलिए उसकी ज़्यादा प्रेशर होती है, ठीक है। फिर तीसरी नंबर जो पॉइंट है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में, वो हमारे पास डोपलर जो अल्ट्रासाउंड होती है, ठीक है। तो डोपलर अल्ट्रासाउंड वो होती है कि यूजिंग अल्ट्रासाउंड टू वेरीफाई वीनियस ब्लड फ्लो, ठीक है। तो हाँ, ये डोपलर अल्ट्रासाउंड पे जो है हम क्या कहते हैं, देखते हैं कि जो वीनियस सर्कुलेशन होती है, ठीक है, ठीक है, वो ठीक से हो रही है या कोई भी ब्लैकेज वगैरह हो रही हुआ है, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं। फिर आते हैं जो सर्जिकली एम्पुटेशन टेक्निक्स होती है, तो एक हमारे पास क्लोज एम्पुटेशन होती है, एक ओपन एम्पुटेशन होती है। तो क्लोज एम्पुटेशन इसलिए होती है ना कि जब कोई भी एम्पुटेशन हम कर लेते हैं ना, तो डायरेक्टली वो हम जो उसकी जो स्किन होती है वो हम स्ट्रेचेस करते हैं, ठीक है। और जो ओपन एम्पुटेशन होती है, ओपन एम्पुटेशन हम इसीलिए करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी उस जगह पे मतलब और डिजीज़ आने की क्या हो कि ख़तरा हो, तो इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं ताकि मतलब कुछ दिनों के बाद हम वो दोबारा क्लोज़ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए एम्पुटेशन के बाद हम ओपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो थ्योरी को देखें कि द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स अलाउिंग द स्किन flaps to close the sites create a weight bearing residual lamps important for a lower extremity amputation, ठीक है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी amputation के लिए हम यही करते हैं ना कि जो स्किन होती है वो हम क्या कर लेते हैं, प्लेप्स कर लेते हैं और डायरेक्टली जो है उस पर जो स्ट्रेचर्स होती है, ठीक है, मतलब जो स्ट्रेचर होती है सॉरी, वो हम लगाते हैं, ठीक है। और जो ओपन होती है तो ओपन यूज विद द एक्टिव इन्फेक्शन अलाउिंग द स्किन टू बी क्लोज एट अ लेटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिहाज से कि ओपन एम्पुटेशन हम क्या है कि द स्किन टू बी क्लोज एट अ लेटर, मतलब कुछ दिनों बाद हम जो है वो स्किन क्लोज कर लेते हैं। द सिवियर बोन आर जॉइंट एज लेफ्ट अनकवर बाय अ स्किन फ्लैप्स, ठीक है। तो ये हम अनकवर भी ये इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि रिक्वायर्ड व्हेन एन एक्चुअल पोटेंशियल इन्फेक्शन, ठीक है, एग्जिस्ट। हमने पहले भी बात की ना कि उस जगह हम इसलिए ओपन रखते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह की चांसेस होती है। एक्चुअल वो कि वो उस टाइम कोई भी इन्फेक्शन था, पोटेंशियल वो होती है जो आने वाले दिनों में उसको ख़तरा है, ठीक है, इन्फेक्शन की। तो ये दो टर्मिनोलॉजी भी आपने याद रखना है। एज ए मे
अगर विद गैंग्रीन और ट्रामा, ठीक है, अगर कोई भी एरिया गैंग्रीन या ट्रामा वगैरह में क्या मतलब मुब्तला होती ना, तो हम वो उसको ओपन एम्पुटेशन करते हैं। फिर हमारे पास जो अदर टेक्निक्स है तो वो रिकन्स्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव या प्लास्टिक सर्जरी में भी नेसेसरी, ठीक है। तो रिकन्स्ट्रक्शन या इसी तरीके से प्लास्टिक सर्जरी वो सर्जरी होती है जो उस जगह को दोबारा रिपेयर हम कर लेते हैं। फिर आते हैं, ये है हमारे पास की एक क्लोज एम्पुटेशन होती है, एक ओपन एम्पुटेशन। ये हमारे पास ओपन एम्पुटेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये क्लोज एम्पुटेशन। ये हम डायरेक्टली कर लेते हैं और ये कुछ लेटर टाइम के बाद हम कर लेते हैं। फिर आते हैं कि जो प्रोथेसिस होती है, ठीक है, तो उस एम्पुटेशन के बाद हम प्रोथेसिस अप्लाई करते हैं। प्रोथेसिस वो क्या होती है कि आर्टिफिशियल एक बॉडी पार्ट्स होती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट फॉर मिसिंग बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी के पार्ट मिसिंग हुआ हो, ठीक है, या वो हम उससे रिमूव किया हो, तो उसके लिए हम प्रोथेसिस लगाते हैं, ठीक है। प्रोथेसिस की स्ट्रक्चर जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो प्रोथेसिस जो प्रोथेटिस्ट होती, ठीक है, तो वो क्रिएट एंड सुपरवाइज यूज ऑफ द प्रोथेसिस, ठीक है। तो प्रोथेसिस हम क्या कि उसके लिए अलग पोजीशन सा होती है और वो उसको रिकमेंडेड करते हैं कि आप इसके लिए, इस जगह के लिए कौन सी जो है वो अप्रोप्रिएट साइज शेप्स के लिए होती है, ठीक है। तो a limbs prosthesis may be placed while the patient is still in the operating room, ठीक है। तो ये जो limbs की प्रोथेसिस हम करते हैं ना, तो वो जो ऑपरेटिंग रूम होती है उसमें ही हम लगाते हैं, ठीक है। फिर विद लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन ऑल्डर आर डिलीटेटेड पेशेंट, ठीक है, एन इन्फेक्शन प्रोसेस पिटिंग डिले अनटिल रेजिड्यू लिम्ब हील। देखिए हमारे पास हम डायरेक्टली जो है ये जो लोअर एक्सट्रीमिटी होती है, ठीक है, तो वो हम क्या कि कुछ टाइम के बाद लगाते हैं, ठीक है, जो प्रोथेसिस होती है। ऐसा नहीं होती कि जब हम इम्पुटेशन कर लेते हैं डायरेक्टली हम प्रोथेसिस लगाते हैं, ऐसे कभी नहीं होती, ठीक है। कुछ टाइम के हम उसको डिले करते हैं ताकि वो प्रोथेसिस उस पर फिट हो जाए और उसको पेन वगैरह, इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास के यूजुअली बेयर पुल वेट ऑन परमानेंट प्रोथेसिस अबाउट 3 मंथ आफ्टर इम्पुटेशन। जब हम इम्पुटेशन करते हैं तो इम्पुटेशन के बाद 3 मंथ के बाद ये प्रोथेसिस लगाती है। ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ये है हमारे पास क्या है कि अपर एक्सट्रीमिटी जो हैंड वगैरह की प्रोथेसिस होती है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल सा बनाया हुआ होती है, ठीक है, वो हम उसको पेट करते हैं। और ये हमारे पास क्या होती है, ये लोअर एक्सट्रीमिटी है जो कि पोर्ट वगैरह, लेग्स वगैरह और या हिमी जो पेल्वेक्टोमी हम कर लेते हैं तो उसके लिए हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो फिर आते हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस होती है तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये आपने, और ये हर डिजीज़ में नर्सिंग प्रोसेस आते हैं, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा जो है वो अपने आप को क्लियर करना है। वो तमाम के जितने भी डिजीज़ हम पढ़ते हैं वो भी इसी तरीके से आते हैं। तो असेसमेंट में हम बिफोर द सर्जरी से पहले जो है सर्कुलेशन स्टेटस ऑफ द लिम्ब को चेक करते हैं, ठीक है। अगर सर्कुलेशन हो रही है ना तो फिर वो उसको हम और डिले कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन की वजह से उस जगह को सही तरीके से न्यूट्रिशन और ब्लड वगैरह जा रही होती है। तो एम्पुटेशन की कोई भी मसला नहीं क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो सर्कुलेशन स्टेटस को चेक करना है। इन केस ऑफ इन्फेक्शन और गैंग्रीन असेस एनलार्ज लिम्फ नोड प्योर एंड प्रूलेंट्स डिस्चार्ज, ठीक है। तो इन्फेक्शन की जो होती है चांसेस, मतलब इनकेस अगर कोई भी इन्फेक्शन हो या गैंग्रीन वगैरह बन गया हो, ठीक है, या उस जगह में कोई भी लिम्फ नोड जो होती है लिम्फाडेनोपैथी होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोड्स होती है, ठीक है, या कोई भी डिस्चार्ज वगैरह होती है। डिस्चार्ज किस वजह से होती है, ये कोई भी इन्फेक्शन अगर होती है ना बोन में, इसी वजह से इन्फेक्शन। तो ये चीज़ अगर हम देख लेते हैं बिफोर द सर्जरी तो हम उसके लिए प्रोथेसिस रिकमेंडेड करते हैं, प्रोथेसिस और एम्पुटेशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट फॉर वाउंड हीलिंग, ठीक है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन लाजम होनी चाहिए, ठीक। फिर आते हैं कि एनी कंकरेंट हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डिहाइड्रेशन, कोई भी किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो, ठीक है,
कंकरेंट मतलब हेल्थ उसको कहते हैं, या कंकरेंट हेल्थ प्रॉब्लम, ताकि उस डिज़ीज़ के टाइम ही और इन्फेक्शन और जो है मसला उसको आया तो उसको हम कंकरेंट हेल्थ प्रॉब्लम कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी इम्प्रेशन वगैरह की जो है वो सुन लेती है तो उससे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, या उसकी एनीमिया जो आरबीसीज़ की लेवल होती है वो कम हो जाती है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एक पर्सन को डायसिप्निया वगैरह हो जाती है, ठीक है, या डायबिटीज मेलाइटस नीड टू बी आइडेंटिफाई एंड ट्रीट बिफोर सर्जरी। तो सर्जरी से पहले जो है अगर कोई भी डायबिटीज मेलाइटस हो, तो अगर आप डायबिटिक्स मेलाइटस पेशेंट के लिए एम्पुटेशन कर लेते हैं तो उसकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो हीलिंग प्रोसेस तो उसकी नहीं होती, फिर और कॉम्प्लिकेशन में आपने इंसान को डाला। तो ये सब चीज़ें जो है पहले आपने जो है चेक करना है बिफोर द सर्जरी। साइकोलॉजिकली जो है वो स्टेटस चेक करना है। अगर स्टेटस उसकी कमज़ोर हो, मतलब वो काउंसलिंग वगैरह के थ्रू जो है वो हम ठीक कर लेते हैं। फिर आता है कि आफ्टर सर्जरी हम उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं असेसमेंट में, ठीक है। तो टिश्यू परफ्यूजन चेक करा। टिश्यू परफ्यूजन का मकसद ये है कि आरबीसीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में होती है, ठीक है, वो चेक करना है कि जो पेरिफेरी होती है उसमें सही तरीक़े से जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो जा रही है या नहीं, ठीक है। फिर उसकी पेन की चेक करना है कि कोई भी मतलब ज़्यादा तो पेन नहीं हो रही, सीवियर होती है, मॉडरेट होती है, ठीक है, माइल्ड होती है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। फिर मोबिलिटी स्टेटस चेक करना है कि वो जो पेशेंट होती है आफ्टर सर्जरी के बाद उसकी मतलब कोई भी चेंजेस आया है या नहीं आया, ठीक है। साइन ऑफ इन्फेक्शन मतलब एडीमा वगैरह, फीवर, डिस्चार्ज, ये सब चीज़ें आपने चेक करना है, ठीक है। क्लाइंट परसेप्शन एंड फीलिंग रिगार्डिंग एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो फिर आपने उस क्लाइंट की परसेप्शन को चेक करना है, ठीक है, कि जो जगह उससे मतलब एम्पुटेट किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है, तो उसकी फीलिंग क्या होगा है इस प्रोसीजर के बारे में। कोपिंग, ठीक है, कि उसकी काउंसलिंग वगैरह हम कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर सर्जरी के ये आपके लिए बेहतर था इसीलिए हमने एम्पुटेशन करवाया, ठीक है। फिर आती है कि जो प्रोथेसिस पेट होती है, ठीक है, तो प्रोथेसिस पेट वो होती है जो कि आप देखते हैं कि जो प्रोथेसिस उसके लिए अच्छी है, पेट होती है, वो हम उसको 3 माह के बाद जो है वो बाद में लगाएंगे। फिर आते हैं कि जो नांदा नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, तो एम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी मतलब उसकी जो फिजिकल मोबिलिटी होती है ना, तो वो चेक करना है। एक्यूट पेन चेक करना है। इनइफेक्टिव पेरिफेरल जो टिश्यू परफ्यूजन होती है ये भी चेक करना है। और उसी तरीके से जो है जो एम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू किस एम्पुटेशन की वजह से, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू एम्पुटेशन एंड एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस आपने एक दफ़ा जो है आपने क्या है कि अपने आप को क्लियर करना है, याद करना है, फिर हर चीज़ की आप नर्सिंग डायग्नोसिस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस किस चीज़ को कहते हैं? उसको कहते हैं जो आप आइडेंटिफाई कर ले और उसकी एविडेंस दे दे, ठीक है, उसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस कहेंगे। इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू द सोशल इंटरेक्शन, मतलब जो सोशल वो उसको लोग कहते हैं ना कि आपके पाँव नहीं है कि हैंड नहीं, ठीक है, तो ये कोपिंग आपने उसको देना है। फिर आपने प्लानिंग करना है, ठीक है। तो प्लानिंग में आपने उसको ये चीज़ें एक्सपेक्ट करना है कि जब हम इवाल्वेशन कर लेते हैं तो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। एक तरह की रिलीफ आप पेन, ठीक है, कि उससे पेन जो है वो रिलीफ हुआ है या नहीं। वाउंड हीलिंग, ठीक है, तो वाउंड हीलिंग को चेक करना है। हमारा ये प्लानिंग होगी कि उसकी जो वाउंड है वो अच्छी तरीके से हील हो रहे हुआ हो, उसके लिए हम अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ अल्टर बॉडी इमेज, ठीक है, तो अल्सर जो है मतलब जो एक्सेप्टेंस ऑफ अल्टर बॉडी इमेज, तो ये सबसे कॉमन होती है, मतलब जो अल्टर होती है बॉडी ना, तो ये चीज़ें कि वो उसने एक्सेप्ट करना है कि हमारे पास मतलब जो लेम्स वगैरह, हैंड वगैरह ये रिमूव हुआ है, वो स्टिक हुआ है, ठीक है। फिर क्या है कि इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ केयर। पता इंडिपेंडेंट सेल्फ केयर वो होती है ना कि हमारा प्लानिंग ये होगी कि वो बाद में जो है अपना केयर खुद करवाएंगे, ठीक है।
फिर जो रेस्टोरेशन ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी होते हैं ना, तो जो फिज़िकल एक्टिविटी वो करते हैं ना, तो वो उसको रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आपने इंटरवेंशन करना है कि इंटरवेंशन में आपने मतलब जो एक्शन में लाना है, वो जो चीज़ें आपने असेसमेंट डायग्नोसिस प्लानिंग में बनाई ना, तो आपने एक्शन में लाना है। तो एक्शन में आपने लाना है कि जो मॉनिटर वाइटल साइन होती है ना, तो मॉनिटर वाइटल साइन मतलब जो बीपी चेक करना है कि उसकी बीपी नॉर्मल है या नहीं, उसकी टेम्परेचर को चेक करना है, उसकी जो पल्सेस होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने चेक करना है। फिर आपने मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन है, हेमरेज होती है, ठीक है। तो इन्फेक्शन आपकी आपने चेक करना है कि उस जगह पे कोई भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह ये एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, या कोई भी हेमरेज वगैरह तो नहीं हुआ है। फिर मार्क ब्लीडिंग एंड ड्रेनेज, ठीक है, ऑन द ड्रेसिंग एट अखर, ठीक है। तो आपने जो ड्रेनेज वगैरह या ड्रेसिंग वगैरह आपने करना है ना, तो उसकी ब्लीडिंग की जो है वो चेक करना है कि उससे कितना ब्लीडिंग हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ठीक है। कीप अ टर्निकेट एट द बेड साइड ए प्रेस्क्राइब, ठीक है। तो फिर आपने जो टर्निकेट होती है ना, तो आपने बेड साइड पे जो है वो रखना है, ठीक है, ताकि कोई भी मतलब क्या होती है कि वाटर साइन वगैरह ये चीज़ें चेक करना है, ताकि आसानी से जो है वो उसको टाइट कर ले और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, ठीक है। मतलब वाटर साइन वगैरह चेक करते हैं आसानी से, या कोई भी कैनोला वगैरह लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, नेक्रोसिस एंड न्यूरोमा, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब इन्फेक्शन को साइन चेक करना है, नेक्रोसिस, न्यूरोमा मतलब जो नर्व सेंसेशन होती है ना, तो वो भी चेक करना है। फिर आते हैं कि जो इवाल्वेशन फॉर पोंटम लिप सेंसेशन एंड फैन एक्सप्लेन सेंसेशन and failed to be the client and medical the client medicate the client as prescribed। देखिए हमारे पास आपने पोंटम पेन को भी चेक करना है। पोंटम पेन वो पेन होती है जो एरिया आपसे कट हुआ होती है ना, मतलब जो एक पेशेंट होती है ना, तो उससे जब एक हैंड कट हुआ होती है, लेकिन उसकी जो फिंगर की जो पेन होती है उसको ब्रेन में फील होती है कि हमारे फिंगर में पेन है, लेकिन असल में उसकी फिंगर वगैरह तो नहीं होती, उसको हम पोंटम पेन कहेंगे। एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट जो 25 और 24 हावर होती है, तो इवालुएट द पोर्ट ऑफ द बेड साइड टू रिड्यूस एडीमिया, ठीक है। तो जो एडीमा होते हैं ना, तो रिड्यूस करने के लिए आपने पोर्ट को जो है 24 हावर ऊपर रखना है। देन कीप द बेड प्लेट टू प्रिवेंट हेप ब्लैक्शन कंट्रैक्चर प्रेस करने बाय द फिजिशियन। देखिए अगर फिजिशियन उसको क्या के रिकमेंडेड कर लेते हैं कि आप क्या कर लें, बेड के जो है वो आपने प्लेट इसी तरीके से रखना है, या हेप को फ्लेक्शन वगैरह से में रखना है, ठीक है, कंट्रैक्चर, ठीक है। तो ये फ्लेक्शन जो कंट्रैक्चर होती है मतलब वो कर्व सा होती है ना, जब फ्लेक्स होती है, एंगल डिक्रीज होती है बॉडी के दरमियान आर्गन, ठीक है, आर्गन के दरमियान जब एंगल कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहेंगे ना। ये तो बेसिक है। फिर इंटरवेंशन में नर्सिंग में कि एडमिनिस्टर एलर्जिक मतलब पेन वगैरह की मेडिकेशन आपने एडमिनिस्टर करना है। कंसल्ट अ सर्टिफाइड प्रोथेसिस्ट जो ऑर्थोसिस्ट फॉर असेसमेंट एंड प्लानिंग फॉर प्रोथेस्टिक जो ट्रेनिंग होती है, मतलब जो प्रोथेसिस हम लगाते हैं ना, तो प्रोथेस्टिक जो ट्रेनिंग होती है मतलब आपने किसी तरीके से उसको पहनना है, अगर कोई भी मतलब सो रहा है तो उसको निकालना कैसी तरीके से है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपने उसको ही करना है। फिर आते हैं, तो ये था जो पहले हमने पढ़ा, तो इम्पोर्टेशन टॉपिक था, ठीक है। और अभी हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है, उसकी किस वजह से आती है, उसकी वजूहात क्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अभी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव आपने जो है वो आपने पढ़ना है, ठीक है। ये डिफिनीशन वगैरह एक्सप्लेनेशन और सब पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो ओस्टियोपोरोसिस हमारे पास वो ओस्टियो का मकसद है, ओस्टियो ये हमारे पास बोन की यूनिट्स होती है, क्या बोन की यूनिट्स हमारे पास ओस्टियोन होती है, ठीक है। और जो पोरोसिस होते हैं, तो पोरस मतलब लिटरली मीन्स पोरस बोन। पोरस बोन का मकसद ये है कि उसकी जो पोर्स होती है वो थोड़ा क्या होती है, वो ज़्यादा जो है वो पोर्स बन जाती है, उसको हम पोरस कहेंगे। तो ओस्टियोपोरोसिस
is the most common metabolic bone disorder resulting in a low bone density। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ओस्टियोपोरोसिस वो प्रोसीजर होती है, ये हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसलिए है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम किस जगह पे स्टोर होती है, बोन में ही स्टोर होती है। और ये किस जगह से आते हैं, ये हमारे पास लेवर से मतलब आते हैं, ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। लेकिन इस पे जो मेटाबॉलिक होते हैं ना, वो पैराथायराइड का काम है, ठीक है। तो पैराथायराइड का क्या काम है, या कैल्सिटोनिन का क्या काम है। कैल्सिटोनिन का काम ये है कि वो कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट कर लें, और पैराथायराइड ग्लैंड की जो काम है वो बोन से निकालते हैं कैल्शियम, ठीक है। तो इस ओस्टियोपोरोसिस में पैराथायराइड एक्टिव होती है। तो इस पैराथायराइड ग्लैंड जब एक्टिव होती है तो सारा के सारे कैल्शियम जो है बोन से ब्लड में आ जाती है और बोन कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। और कितने कैल्शियम प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में, 70% जो कैल्शियम होती है वो बोन में ही स्टोर होती है। समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या होता है कि डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन लो बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी का मकसद ये है कि जो कम्पैक्ट बोन था उसकी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है कि जो कम्पैक्ट बोन होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब वो कमज़ोर हो जाती है। देखिए ये हमारे पास क्या है कि ये नॉर्मल बोन है, तो उसकी जो कम्पैक्ट बोन है, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बोन है। एक हमारे पास कम्पैक्ट बोन होती है, एक स्पॉन्जी बोन होती है। तो उसकी जो नॉर्मल की बोन की जो कम्पैक्ट बोन होती है, कम्पैक्ट, ठीक है, तो वो ज़्यादा हो जाती है। देखिए उसकी एरिया ज़्यादा है, लेकिन उस एरिया को देखें, सॉरी, ये जो एरिया है वो कम होती है ना, तो ये कम्पैक्ट बोन ओस्टियोपोरोसिस में कम हो जाती है, थिन हो जाती है। और जो स्पॉन्जी बोन होती है, तो स्पॉन्जी बोन में जो सुराख होती है वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते, मतलब मोटे मोटे होती है ना, तो उसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेटल होती है फ्रैक्चर होने के लिए, ठीक है। तो समझ गए कि ओस्टियोपोरोसिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसी तरीके से और कैसे है, रीज़न मैंने बताई। और जो लो बोन डेंसिटी होती है वो किसी वजह से होती है। क्लियर हो है ना स्टूडेंट्स। तो आते हैं स्टूडेंट्स, ओस्टियोपोरोसिस हमारे पास क्या होती है कि विद ओस्टियोपोरोसिस द बोन बिकम पोरस, ब्रेटल एंड फ्रेजाइल, दे फ्रैक्चर इजीली अंडर स्ट्रेस। देखिए हमारे पास जब ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है, उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, तो उसकी वजह से वो पोर्स जो है ज़्यादा पोर्स बन जाती है, और उसी तरह वो ब्रेटल बन जाती है, मतलब वो इजीली जो है वो ऐसा ब्रेक हो सकती है, ठीक है। ब्रेटल का मकसद मीनिंग वो होती है ना कि जल्दी ब्रेक हो जाना, ठीक है। पुख्तो के तमगु दासी मतलब वी चगजन सानते थे। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि बोन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है। और जब कोई भी स्ट्रेस उस पर आ जाती है ना, तो वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि ओस्टियोपोरोसिस रिजल्ट इन अ कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ thoracic एंड लंबर स्पाइन, फ्रैक्चर नेक एंड जो इंटरट्रोकेंट्रिक रीजन, ठीक है, ऑफ द फीमर एंड कोलस, फ्रैक्चर ऑफ रेस्ट, ठीक है, रेडियस फ्रैक्चर जस्ट एबव द रेस्ट। देखिए हमारे पास क्या होती है कि जो कोलस एरिया होती है, जो रेडियस बोन के आउटर सरफेस को कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ज़्यादातर कुछ लोग कहते हैं कि मतलब क्या होती है, थोड़े से भी उसको हाथ को घुमा लेते हैं तो डायरेक्टली वो क्रैक हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह होती है। और फिर आते हैं कि थोरेसिक और जो लंबर स्पाइन होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंप्रेशर फ्रैक्चर जो है वो अकर होती है। कंप्रेशन फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होती है, हमने पहले भी जो फर्स्ट पार्ट थे उसमें हमने कंप्रेशन की और फ्रैक्चर की जो टाइप्स हैं वो पढ़ी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखो तो लाजिमी देख लीजिए, ठीक है। तो कंप्रेशन टाइप्स की वजह से जो वर्टेब्रास की बोन होती है वो कंप्रेस होती है, उसकी साइज़ स्मॉल होती है और ब्रेक होती है। तो द ग्रेजुअल कोलैप्स ऑफ आवर वर्टेब्रा मे बी सम एसिम्प्टोमेटिक,
ज़्यादातर जो कोलैप्स होती है वो वर्टेब्रा के ना, तो वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, पेन करते हैं लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, उसकी मतलब ऐसी वर्ब जो ऑब्जर्वेबली जो है वो पता नहीं चलता। तो इट इज़ ऑब्जर्व एज अ प्रोग्रेसिव केफोसिस। देखिए हमारे पास केफोसिस वो एबनॉर्मलिटी होती है बोन की, कि जो वर्टेब्रास की बोन होती है ना, तो वो जो वर्टेब्रास होती है वो इसी तरीके से बेंड हो जाती है। बाज़ लोग ऐसा होता है ना कि उसकी जो पीठ होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, वो ऐसा केपोसिस शेप इख्तियार कर लेती है। तो केपोसिस इस शेप्स को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। फिर आता है कि जो फ्रिक्वेंटली पोस्ट जो मेनोफेजल वुमेन होती है लॉस हाइट फ्रॉम द वर्टेब्रल कोलैप्स। देखिए हमारे पास जो पोस्ट मेनोफेजल वुमेन होती है उसमें मेन रीजंस ये होती है ना कि जब एक फीमेल पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज चले जाती है, मतलब उसकी जो प्रेगनेंसी की जो कैपेबिलिटी हो वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसकी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो है वो उसकी मतलब उतनी ताकत और ये जो चीज़ें जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से वो ज़्यादातर क्या हो जाती है, शार्ट ही रह जाती है, ठीक है। तो आपने देखे होंगे कि जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी होती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से कंप्रेशन ऑफ वर्टेब्रास, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर की जो कम्पैक्ट बोन होती है, जो ओस्टियोपोरोसिस बोन होती है। उसमें जो पोर्स होती है वो इतने बड़े बड़े हो जाती है, और जो नॉर्मल बोन होती है वो इसी तरीके से स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। तो ये था हमारे पास मतलब रेडियो जो जो म्यूक्यूना क्यूबाइड रेडियोस, ठीक है। तो ये है कोलस रीजन, ठीक है। कोलस रीजन इस जगह को ही कहते हैं, ठीक है, जो रेडियस बोन की जगह पे वो हो जाती है। देखिए हमारे पास फिर हम इतियोलॉजी रेस फैक्टर क्या होते हैं, तो जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री मेनली जो होती है, जो मतलब माँ बाप की जो जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से कोई भी ये ओस्टियोपोरोसिस की जीन आता होंगे तो फिर वो एक्टिव होना बाद में कर लेते हैं। फिर तो हमारे पास क्या है कि रेस वो नस्ल पे भी क्या हो जाती है, मतलब डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर जो एशियन लोग होते हैं ना, तो उसकी रेस ज़्यादा होती है किस चीज़ के, ओस्टियोपोरोसिस के। उसकी मेन वजह यही होती है कि उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलती ना, जो एशियन लोग होते हैं उसकी फाइनेंशियली वीकनेस होती है, ठीक है। इसी वजह से जेंडर ज़्यादातर जो फीमेल में होती है, क्योंकि मैंने पहले रीज़न बताया कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है, और पोस्ट मेनोपॉजल टाइम में एस्ट्रोजन हार्मोन लो हो जाती है, इसी वजह से ओस्टियोपोरोसिस अकर होती है। फिर एज में तो ठीक है, तो ये हमारे पास एज के साथ साथ जो है क्या होती है, अकर होती है। न्यूट्रिशन ज़्यादातर जो कैल्शियम विटामिन डी जो इनटेक होती है ना, तो वो आपने प्रॉपर करना है। अगर ये इसमें कोई भी मसला होता है जो तो फिर आपकी ओस्टियोपोरोसिस की चांसेस मतलब 90 से भी एबव हो जाती है, ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि फिज़िकल एक्सरसाइज, ठीक है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मतलब मोबिलिटी वगैरह, ये भी आपने अच्छी तरीके से अपने शेड्यूल को बनाना है कि सेडेंट्री ऑक्यूपेशन से जो है वो आपने क्या करना है, दूर रहना है। अगर करते भी है लेकिन आपने एक्सरसाइज के लिए अपने टाइम मुख्तस करना है। फिर आते हैं कि फिज़िकली बिल्डअप मतलब स्मॉल फ्रेम्स एंड अंडरवेट वगैरह, ये चीज़ें आपने प्रोटीनिशियस डाइट अच्छी तरीके से लेना है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीनिशियस डाइट से हमारे बॉडी को बिल्डअप मिलती है, ठीक है। फिर आती है 8 नंबर पे हैबिट जो लाइफस्टाइल होती है, ठीक है, मतलब स्मोकिंग नहीं करना है, और अल्कोहल या ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेटेड ब्रीवेज होती है, जो ड्रिंक जो वगैरह होती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें, ठीक है, या सनलाइट जो होती है, अगर सनलाइट को आपकी एक्सपोजर कम हो तो ये हैबिट आपने दूर करना है, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है ओस्टियोपोरोसिस के। फिर आते हैं कि जो 9 नंबर है वो हमारे पास मेडिकेशन होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स ये हमारे पास इम्यूनोसप्रेशन होती है, ठीक है। तो इम्यूनोसप्रेशन जब ये ड्रग्स आप ज़्यादा लेते हैं
तो ओस्टियोपोरोसिस की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओस्टियोपोरोसिस करते हैं, ठीक है। तो generalized osteoporosis occur most commonly in postmenopausal women and men in their 60 to 80 70, ठीक है, 70 एज तक। तो ज़्यादातर जो पोस्टमेनोपॉजल वुमेन होती है तो उसमें क्या हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। और कैसा, जनरलाइज ओस्टियोपोरोसिस। जनरलाइज का मकसद यही है कि मतलब लेग्स में भी होती है, अपर एक्सट्रीमिटी जो हैंड होती है, वर्टेब्रास होती है, मतलब ऑल बॉडी में होती है, ठीक है। और जो मेन होती है, मेन में ज़्यादातर जो चांसेस होती है वो 60 से लेके 70 एज तक इसमें ओस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होती है। फिर जो दूसरी नंबर टाइप्स है वो हमारा क्लासिफिकेशन है, वो हमारे पास सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस है। तो वो सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस रिजल्ट फ्रॉम एन एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन सच एज द हाइपरपैराथायराइडिज्म। हाइपरपैराथायराइडिज्म का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि ये कैल्शियम निकालते हैं बोन से ब्लड में, ठीक है। तो जब आपकी बोन से ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम वो निकालते हैं ना, हाइपरपैराथायराइडिज्म है, ज़्यादा है, ठीक है। तो पैराथायराइडिज्म का फंक्शन यही है। तो जब आपकी बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फिर ओस्टियोपोरोसिस की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। लो टर्म ड्रग थेरेपी, मतलब जो लॉन्ग टर्म ड्रग्स थेरेपी होती है, लाइक स्टेरॉइड वगैरह, और लॉन्ग टर्म में मोबिलिटी, ठीक है। तो स्टेरॉइड क्या कर लेते हैं कि आपकी जो इम्यूनोसप्रेशन होती है, ठीक है। तो ये आपने लॉन्ग टर्म, ये है कि सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस का मकसद यही है कि ये हमारे मतलब जो दूसरे डिजीज़ की वजह से आपको क्या हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस अकर होती है, ठीक है। और जो प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस होती है, जो जनरलाइज था, वो क्या होती है, वो खुद ही मतलब एज की मुताबिक या हार्मोन की मुताबिक की वजह से। फिर आते हैं कि जो रीजनल ओस्टियोपोरोसिस आकर व्हेन अ लिम्ब इज इमोबिलाइज। रीजनल ओस्टियोपोरोसिस यही होती है कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा पेशेंट हो कि वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से वो पड़ा रहते थे, ठीक है। तो फिर उसको रीजनल ओस्टियोपोरोसिस अकर होती है। समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं जो साइन सिम्टम होती है ना, ओस्टियोपोरोसिस यूजुअली एसिम्टोमेटिक होती है। हमने पहले भी बताया, एसिम्टोमेटिक इसीलिए होती है कि वो उसकी जो फिजिकली मेकअप वगैरह नहीं होती। ये हम किस चीज़ के, एक्सरे और ये चीज़ों की ज़रिए हम देखते हैं, ठीक है। तो जो सिम्टोमेटिक होती है तो ये है, इसको हम एडिशनल फैक्टर कहते हैं। मतलब इस एडिशनल फैक्टर की वजह से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस बंदे को ओस्टियोपोरोसिस है। बैक एक्नी होगी, ठीक है। मतलब सोजश और खारक, ये चीज़ें होती है। सिवियर पेन एंड फ्रैक्चर होती है। मतलब जब भी कोई भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाती है तो पेन हो जाती है और फ्रैक्चर अच्छी जल्दी हो जाती है। लॉस ऑफ हाइट एंड कोलैप्स ऑफ वर्टेब्रास, ठीक है। तो ज़्यादातर यही साइन सिम्टम होती है, ठीक है। मसल वेस्टिंग स्पाज़म हो जाती है, ठीक है। और डिफ़िकल्ट टू बेंड वो नहीं हो सकता, ठीक है। आपने अगर ओल्ड एज के लोगों को देखे ना कि उसकी हाथ पाँव वगैरह ये वो फिर मतलब चेयर पे जो है नमाज वगैरह ये चीज़ें पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं? ये इसलिए पढ़ते हैं कि उसकी बेंड करने में जो जॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा सेवियर पेन करते हैं, इसीलिए वो जो है अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए चेयर वगैरह पे नमाज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर जो होती है तो वो थोरैकोलम्बर वर्टेब्रा होती है। जो थोरैसिक की वर्टेब्रा ख़त्म हो जाती है, थोरैसिक वर्टेब्रा कितने, 12, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टेब्रा ख़त्म हो जाती है और लंबर जो 5 वर्टेब्रा है वो जब स्टार्ट होती है तो इसके दरमियान के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है कि वो ब्रेक हो जाए। फिर नेक ऑफ फीमर, ठीक है। तो नेक और जो फीमर होती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा क्या होती है चांसेस जब ब्रेकिंग का होता है ना, तो ये हम कहते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस हुआ है। लेकिन अगर आप देख लेना तो फीमर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, लेकिन जब ओस्टियोपोरोसिस अगर होती है तो इजीली ब्रेक हो जाती है। लोअर इन ऑफ रेडियस, जो लोअर इन ऑफ रेडियस जो कोलस फ्रैक्चर था, कोलस रीजन था ना, तो उस जगह की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है। फिर हमारे पास हम उसके लिए प्रिवेंशन हम क्या करेंगे ना, तो ओस्टियोपोरोसिस यूज़ ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट इजीली फॉर वुमेन एडोलेसेंट एज। जो अभी हम मतलब 19 से लेकर 25 एज तक हैं, तो इस एज में जो है आपने कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना है।
अगर आपकी डाइट वगैरह में अच्छी तरीके से कैल्शियम ना हो, ठीक है। तो वुमेन के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम होनी चाहिए कि ठीक है, क्योंकि उसमें जो कम्प्लेक्सेस प्रोसेस होते हैं ना तो वो फिर मसले क्रिएट कर लेते हैं। फिर आते हैं कि जो पार्टिसिपेशन इन रेगुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन लेना है, रिड्यूस द यूज़ ऑफ कैफीनेटेड ड्रिंक, ठीक है। तो कैफीनेटेड ड्रिंक नहीं पीना है, ठीक है, ये है प्रिवेंशन। फिर आते हैं कि जो ओस्टियोपोरोसिस के लिए हम मतलब किसी तरीके से डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं। तो जो डेक्सा होते हैं ना, तो डुअल एनर्जी एक्सरे जो एब्जॉर्बोमीटर से स्कैनिंग होती है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि मतलब पेशेंट को बिठाता है, ठीक है, इसी तरीके से, और इसी तरीके से हम उस पर रेज जो होती है, ठीक है, एक्स रेज, वो क्या कर लेते हैं, बम्बार कर लेते हैं। तो अगर इस पर्सन से मतलब फॉर एग्जाम्पल वन जो है वो एक्सरे पास हुआ, तो हमें पता चला कि उसमें जो है थोड़ा क्या है, एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी है, उसकी बोन ठीक है। अगर तीनों जो कि तीनों के तीनों उससे निकल गया ना, तो फिर हम देखते हैं कि उसकी जो बोन होती है उनमें इतना कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एब्जॉर्बोमेट्री कर ले, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सरे कर ले। समझ गए स्टूडेंट? एक्सरे ऑफ द बोन ये तो नॉर्मली करते हैं एक्सरे, ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर को देख ले। फिर जो फीचर ऑफ अंडरलाइनिंग पैथोलॉजिक और पॉजिटिव ड्रग्स थेरेपी मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी देखते हैं कि उसकी पहले से कोई भी मतलब ये तो नहीं हुआ था डिजीज़ वगैरह की, ठीक है। और फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी ये ज़्यादातर जो है वो उसने तो यूज़ नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये बोन और इम्यून सिस्टम की सप्रेशन होती। इम्यून सिस्टम की सप्रेशन होना मतलब बोन क्या करते हैं, बोन में बोन प्रोडक्शन ऑफ द सेल करते हैं, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों में फिर कमी आ जाती है और फिर आपकी इम्यून सिस्टम वीक होती है इसी वजह से। समझ गए स्टूडेंट्स? फिर आते हैं कि जो नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजी होती है और फार्माकोलॉजिकली स्ट्रेटजी होती है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकली स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जो हम विदाउट मेडिसिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस एडुकेट बॉडी वेट्स, ठीक है, बॉडी वेट्स को मेंटेनेंस रखना, इंक्रीज एक्सरसाइज वेट बेयरिंग टू टॉलरेटेड, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज को बढ़ाना ताकि उसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसिंग है, सिमिलर ड्रग्स वगैरह, तो ये आपकी उसकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है, उसकी काउंसलिंग और ये चीज़ों की वो मतलब करते हैं कि आपने अगर एक्सरसाइज किया तो फिर आप ठीक होंगे। ड्रग्स वगैरह की कोई भी यूज़ नहीं होना, वो आप दोनों सेम होती है। मतलब अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो ड्रग्स आपने नहीं लेना है। सेफ एंड वेल ऑर्गेनाइज सराउंडिंग, ठीक है, तो आपने अपनी इन्वायरमेंट को अच्छी रखना है। मतलब आपने सन को अपने आप को एक्सपोजर करना है, ठीक है, ताकि विटामिन डी की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए बोन में। अवॉइड आर कैफीनेटेड अल्कोहल एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स या अल्कोहल वगैरह ये चीज़ें आपने अवॉइड करना है। तो ये हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। ट्रीट विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस हम इसलिए ट्रीट करते हैं कि अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी आई साइट सही नहीं है और फिर वो रात में जो है रात में वो वॉकिंग करते हैं, तो फिर वो कड़ वगैरह ये चीज़ों में जो है वो क्या हो जाती है, वो गिर जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी बोन वगैरह की फ्रैक्चर और ये चीज़ें अगर होती। तो विजुअल डिस्टर्बेंस की आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। फिर पेशेंट एजुकेशन इज़ एसेंशियल, ये एजुकेशन एसेंशियल है क्योंकि आपने इसको कन्विंस करना है कि आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फार्माकोलॉजिक जो मैनेजमेंट होती है ये हमारे पास यही है कि कैल्शियम रिच डाइट देना है। कैल्शियम रिच डाइट इसीलिए देना है कि आपके बोन सारे के सारे बोन कैल्शियम पे कड़े हैं, ठीक है। कैल्शियम की ज़्यादा सप्लीमेंटेशन वगैरह में देना है। विटामिन डी मतलब मैनेटर सीरम जो यूरिन कैल्शियम चेक करना है, ये हम इसीलिए चेक करते हैं अगर आपके बॉडी में विटामिन डी सही तरीके से एक्टिव हो, मतलब आप सन को ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपोजर हो, ठीक है, तो फिर आपकी जो यूरिन और जो ब्लड होते हैं ना, तो उसमें कैल्शियम की लेवल थोड़ा लो होती है और बोन में ज़्यादा डिपॉजिट होती है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये अच्छी कंडीशन होती है जब आपकी ब्लड में कैल्शियम थोड़ा कम हो लेकिन आपकी बोन में ज़्यादा हो। एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन ये दो हार्मोन हैं, इसकी वजह से
अगर इसकी कमी आ जाती है ना तो फिर आपकी ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा चांसेस होती हैं। समझ गए स्टूडेंट? इसीलिए जो है पोस्ट मेनोपॉज़ल में वुमेन में ज़्यादा चांसेस होती हैं, ठीक है, ताकि उसको ओस्टियोपोरोसिस हो जाए। फिर आते हैं कि जो बायोपासपोनेट एक हमारे पास मेडिसिन होती है, ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ओस्टियोक्लास्ट वो एक्टिविटी है जो आपकी बोन की डिसॉल्विंग करते हैं, ख़राब करते हैं, उसको रगड़ करके ख़त्म कर लेते हैं। तो ये मेडिकेशन हम लेते हैं कि ताकि ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाए। फिर हमें प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रिवेंट फ्रैक्चर, आपने फ्रैक्चर को अवॉइड करना है, मतलब ऐसा काम नहीं करना है ताकि आपकी फ्रैक्चर अकर हो। तो डिक्रीज़ पेन, ठीक है, तो फिर उसकी जो पेन होती है, ठीक है, उसको भी कम करना है, ठीक है, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस की वजह से ज़्यादा जो है वो क्या हो जाती है, वो इंसान को जो है वो ब्रिटल बन जाती हैं। फिर आते हैं कि मिनिमाइज़ फर्दर बोन लॉस, ठीक है, तो बोन की जो है फर्दर लॉस आपने मिनिमाइज़ करना है। ये हमारे पास प्रिवेंशन, हम उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो ये हम किसी तरीके से हम उसको सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी देते हैं ताकि उसकी बोन अच्छी तरीके से और हेल्दी रहे, ठीक है। फिर आते हैं मेंटेनेंस फंक्शन, ठीक है, तो जो फंक्शन आप करते हैं उसमें ऐसा नहीं कि आपने सेडेंटरी लाइफ इख्तियार करना है, बस सिर्फ वो आप लेटे रहते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर आपने ड्रग्स थेरेपी जो ओस्टियोपोरोसिस के लिए करते हैं तो कैल्शियम करते हैं, ठीक है। डाइट थेरेपी में हमने करना है कि कैल्शियम एंड विटामिन डी जो है ये वो चीज़ें आपने लेना है, ठीक है, डाइट में, कि उसमें कैल्शियम और विटामिन्स की ऑल विटामिन जितने भी विटामिन्स हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या है कि अवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन, ठीक है, कैफीन और अल्कोहल ये चीज़ें आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है प्रोटीन जो है प्रोटीनिशियस डाइट लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्ड अप करना ये प्रोटीन की काम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम लेना है, ठीक है, और जो विटामिन्स क्या होती है, ठीक है, तो ये जितने भी विटामिन्स है, मिनरल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। विटामिन पर हमारे पास हाईएस्ट इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर आता है कि पाल जो प्रिवेंशन होती है ओस्टियोपोरोसिस की, ठीक है, तो जो पाल की वजह से आते हैं तो हाजिर जो इन्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो ऐसा इन्वायरमेंट आपने क्या करना है, क्रिएट करना है ताकि पाल और ये प्रिवेंट्स ये चीज़ों मतलब जो गिरने और स्लिपरी होने से बचाए, ठीक है। फिर हाई रिस्क असेसमेंट जो थ्रू प्रोग्राम्स, मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा हाई रिस्क वाले जो ओस्टियोपोरोसिस केसेस होती है उसके लिए आपने एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। हेप प्रोटेक्टर जो दैट प्रिवेंट हेप फ्रिक्शन इन केस ऑफ फॉल, ठीक है, जब आपने एक प्रोटेक्शन के लिए जो है बैग वगैरह ये मिलते हैं ना, तो वो पहनने ताकि हेप वगैरह की फ्रैक्चर ना हो जाए, ठीक है। फिर नांदा के लिए वो मतलब जो नर्सिंग डायग्नोसिस उसने बनाए हुए है ना, तो एम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन, लैब रिजल्ट, एक्सरे वगैरह, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो आपने उसको न्यूट्रिशन सही तरीके से जो है प्रोवाइड करना है। फिर रेस्ट पारपाल रिलेटेड टू स्लिपरी एरिया या हाजिडियस जो एनवायरनमेंट्स होती, ठीक है। फिर इनफेक्टिव जो हेल्थ मेंटेनेंस होती है, ठीक है, तो उसकी जो हेल्थ की सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं, ठीक है, तो उसने आपने इफेक्टिव हेल्थ को फिर आपने जो है प्लानिंग किसी तरीके से करना है कि द मेजर गोल फॉर द पेशेंट में इंक्लूड नॉलेज अबाउट ओस्टियोपोरोसिस एंड द ट्रीटमेंट रेजिमेन रिलीफ ऑफ पेन, इम्प्रूव बाउल एलिमिनेशन इन एब्सेंस ऑफ एडिशनल फ्रैक्चर्स, ठीक है। कि हमारे पास आपने उसको ये गोल मतलब समझना है, उसको ये नॉलेज प्रोवाइड करना है कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है, वो किस वजह से आती है, उसकी पेन की मैनेजमेंट हम किसी तरीके से करते और उसकी बाउल एलिमिनेशन वगैरह ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो फिर आपने प्रोवाइड करना है किस चीज़ के एब्सेंस ऑफ कोई भी एडिशनल फ्रैक्चर वगैरह ये चीज़ें आपने प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है।
फिर आपने क्या करना है कि नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन के थ्रू हम उसको अप्लाई करते हैं पेशेंट पे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट एंड फैमिली रिगार्डिंग डाइटरी जो कैल्शियम फूड सोर्सेज होती है, ठीक है, वो आपने ज़्यादा लेना है, ठीक, जैसा कि बनाना हो गया, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट्स। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैल्शियम सप्लीमेंटेशन टेक विद फूड, ठीक है। तो आपने सप्लीमेंटेशन जो है फूड के साथ साथ लेना है और उसकी इंफॉर्मेशन कि किस टाइम लेना है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ऑफ द नीड फॉर एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन्स के एंड अदर ट्रेस मिनरल्स नीडेड फॉर बोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो मिनरल्स होती है और जो पोटाशियम होती है, मतलब ज़्यादातर विटामिन के और प्रोटीन वगैरह, ये सब चीज़ें आपने लेना है थ्रू इंस्ट्रक्शन आप फिजिशियन, ठीक है। फिर रीइंफोर्स द नीड फॉर एक्सपोजर टू विटामिन डी, ठीक है, सनलाइट फोर्टिफाइड मिल्क, देखिए आपने मिल्क लेना है ज़्यादातर और सनलाइट को ज़्यादा एक्सपोज होना है, ठीक है, ताकि आपकी जो कैल्शियम की डिपोजिशन होती है बोन में वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो असेस द होम एनवायरनमेंट फॉर सेफ्टी, रिमूव थ्रू जो रप होती है, मतलब एडुकेट लाइटिंग, क्लियर वाल अवेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करना है पेशेंट को। रीइंफोर्स द यूज़, ठीक है, ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट एंड एसोसिएटिव जो डिवाइस होती है, ठीक है। तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो एसोसिएटेड डिवाइस होती है वो आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है, थ्रू रीइंफोर्स। एसोसिएटिव डिवाइस वो होती है कि मतलब आपने व्हीलचेयर यूज़ करना है या आपने जो अमसा होती है ना, तो वो यूज़ करना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड क्लाइमेट्स वेदर, मतलब आइस आर सेफली, जो स्लिपरी एरिया होती है ना, वो आपने मुकम्मल तरीके से अवॉइड करना है। क्लियरली मार्क थ्रेशोल्ड, डोर्स वेज एंड स्टेप्स प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने प्रोवाइड करना है। टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से अब हर दिन जो है वो आपने एक्सरसाइज करना है। Introduce the importance of calcium intake to children to improve peak bone mass, ठीक है, strong adult skeleton and build during childhood। तो चाइल्डहुड में ये चीज़ कैल्शियम इंटेक अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो अगर आप केमिन नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।